Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 16 जुलाई 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में किसी कंट्री को नहीं देखना है, आज मैप में आप लोगों को जाकर देखना है रेड सी को, कहाँ पर है ये। साथ ही साथ एक चीज़ ये देखनी है, रेड सी के आसपास आपको कौन कौन सी कंट्रीज़ नजर आएंगी मैप में, फिर आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह आज का सबसे पहला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए भी, कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आर्टिकल क्या बोलता है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन.वी. रमन साहब, इन्होंने यहाँ पे सरकार से बोला है कि आप लोगों को ये कॉलोनियल लॉ सेडिशन की क्या ज़रूरत है, यानी कि जो सेडिशन का लॉ है आज के टाइम पर आप लोग देख पाओगे कहाँ पर है, कौन से सेक्शन में, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। सेडिशन मतलब जिसको हम लोग राजद्रोह बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है आज के टाइम पर, ऐसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा पूछा गया है सरकार से। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के टाइम का, अंग्रेज़ों के टाइम का लॉ है और एक तरीके से आप कह सकते हो ब्रिटिशर जो है अब इसको इस्तेमाल नहीं करते, उन्होंने हटा दिया, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी आपको ये सेडिशन वाला लॉ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इनका और भी यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, और स्टेटमेंट क्या दिया गया है आप देख सकते हो। उन्होंने ये बोला है कि जो आज के टाइम पर सेडिशन का इस्तेमाल होता है वो इस तरीके से होता है कि जैसे कोई कारपेंटर हो, ठीक है, कारपेंटर को उसकी आरी दे दी जाए जिसको हम लोग सॉ बोलते हैं, और आरी देकर उसके कह दिया जाए कि आप एक लकड़ी का काटो, ठीक है। लेकिन क्या है, वो कारपेंटर उस लकड़ी को काटने के बजाय उस आरी का इस्तेमाल करके पूरे पूरे जंगल को काट देता है। तो उस तरीके से यहाँ पर सेडिशन का इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। उसके बाद यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये भी बोला है कि देखो ये जो सेडिशन का लॉ है, ठीक है, एक तरीके से इसका जो कन्वेक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि देखो लॉ इस्तेमाल तो हो रहा है, लॉ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कोई अपराधी साबित हो रहा है इसके अंदर, तो ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत कम होता है, कन्वेक्शन रेट बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉ भरपूर इस्तेमाल होता है, तो इसका कहीं ना कहीं मिसयूज़ देखने को मिल रहा है। तो इनके द्वारा यही कहना है कि हम लोग को ज़रूरत क्यों है, आप लोगों को यहाँ पर ये कॉलोनियल लॉ ऑफ एडिशन की आज के टाइम पर ज़रूरत ही क्यों है, तो ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए यहाँ पर ये जो सेडिशन वर्ड है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेडिशन लॉ के बारे में आपको जानना ही जानना होगा, तो क्या है चलो हम लोग उसके बारे में जानते हैं। कल हमने देखा था, लेकिन आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया डेली बेसिस पर हम लोगों के साथ 200 से 250 लोग मतलब नए लोग जुड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मुझे बार बार बताना पड़ता है, नहीं तो फिर नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ये आर्टिकल पढ़ा दिया और यहाँ पर ये सेडिशन का मतलब ही नहीं बताया, मेन चीज़ ही नहीं बताई। तो यहाँ पर डेली बेसिस पर मुझे चीज़ें कवर करनी होती हैं, जिसको मालूम है या फिर जिसने कल पढ़ा है वो यहाँ पर 1-2 मिनट स्किप करके आगे बढ़ जाए। ओके, नाउ यहाँ पे बात करते हैं सेडिशन लॉ के बारे में। तो ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीएस पेपर 2 में आपके बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, फंडामेंटल राइट्स, जजमेंट एंड केसेस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ सभी से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले सेडिशन लॉ का हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इसका इतिहास क्या है। देखो ये सेडिशन लॉ बहुत पुराना है, इसको इनेक्ट किया गया था 17वीं सेंचुरी में। यहाँ पे एक टाइम पे आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स जो है ये लेकर आए लॉ को, और वही लोग यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते थे। इस लॉ को ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था 1837 में, जब यहाँ पे ओरिजिनली लाने की कोशिश करी गई वो टाइम था 1837, किसके द्वारा, थॉमस मैकले के द्वारा, ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया कि देखो ये जो 1870 के अंदर जो सेक्शन 124A है इसको इंसर्ट किया गया, और सेक्शन 124A के अंडर में ही आप लोगों को ये सेडिशन लॉ देखने को मिलेगा। अब जो ये सेक्शन 124A इंसर्ट किया गया 1870 में, ये एक अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, और वो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया सर जेम्स स्टीफन के द्वारा। ओके, नाउ आज के टाइम पे अगर हम बात करें जो सेडिशन लॉ है, सेडिशन एक क्राइम है। कहाँ पर है क्राइम, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वह है इंडियन पिनल कोड के अंदर जो सेक्शन 124 है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सेडिशन एक क्राइम। अब ये किस टाइप का क्राइम है, तो वहीं पर उसी सेक्शन में इसको एक्सप्लेन किया गया है कि देखो यहाँ पर ये जो सेडिशन है ये एक ऑफेंस है। अब यहाँ पे कैसा व्यक्ति कर सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन वो कैसे करेगा, कुछ बोलकर, लिखकर,
साइन कर या फिर अपनी एक विजिबल रिप्रेजेंटेशन देकर। अब यहाँ पर क्या बोलना है, सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ अगर इन्होंने कुछ बोल दिया, लिखकर यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ दिखाया है और आप कह सकते हो विजिबल रिप्रेजेंटेशन दिया या फिर साइन कर कुछ भी यहाँ पर उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ अपना डिसअफेक्शन दिखाया है, तो यहाँ पर जो है सेडिशन का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा सेडिशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है। हालांकि इस लॉ के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि देखो सही बात पर ही यहाँ पर आप कह सकते हो कि सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, मतलब कि सरकार जो काम कर रही है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग अगर किसी व्यक्ति ने मतलब गलत बेफालतू में यहाँ पे सरकार के खिलाफ बोला, चलो देख लिया, चलो आप सेडिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सरकार जो काम कर रही है बिल्कुल सही यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया गया इस व्यक्ति के द्वारा, तो फिर आप सेडिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है आज के टाइम पर हर हाल में सेडिशन का इस्तेमाल हो जाता है, तो एक तरीके से इसका मिसयूज होता हुआ नजर आएगा। पनिशमेंट क्या है इसके अंदर, देखो पनिशमेंट तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब कि इसके अंदर बेल भी नहीं मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इम्प्रिजमेंट आपको देखने को मिलेगा, जेल है 3 साल की और फिर उसके बाद 3 साल से बढ़ाकर यहाँ पे उम्र कैद भी हो सकती है और प्लस यहाँ पर फाइन भी चार्ज किया जा सकता है। प्लस उसके बाद जो भी व्यक्ति है जिसके ऊपर यहाँ पे सेडिशन के चार्जेस लग जाएंगे उसको बहुत सारी फैसिलिटीज से बेयर कर दिया जाएगा, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह है उससे हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ उस व्यक्ति को बिना पासपोर्ट के रहना होगा कंट्री के अंदर और जब भी कोर्ट बुलाएगी तब भी कोर्ट यहाँ पे भागा दौड़ी करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एग्जाम से कैसे रिलेट करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। नाउ बराबर वाला आर्टिकल पाते हैं, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर एक छोटा सा न्यूज़ है, वो ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रशंसा करी है उत्तर प्रदेश के एफर्ट की। उत्तर प्रदेश ने एक गजब का एफर्ट लगाया है कोविड को टैकल करने के लिए, तो ऐसा यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है। और उसी चक्कर में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है यहाँ पर प्रशंसा की हमारे चीफ मिनिस्टर की, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की, ठीक है, कि इन्होंने पैंडेमिक को अच्छे से टैकल किया है। तो वो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो चर्चा हुई है जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, यहाँ पर एनएचआरसी के पैनल ने मांग करी है कि देखो जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कहाँ पर, बंगाल राइट्स के अंदर। अभी आपको मालूम है वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद यहाँ पे काफ़ी बड़ा वायलेंस हुआ था जिसको बार बार नाम दिया गया है पोस्ट पोल वायलेंस। अब यहाँ पे जो हिंसा क्रिएट हुई है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बार बार चर्चा करी जा रही है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो उसी को लेकर यहाँ पे एनएचआरसी पैनल ने मांग करी है कि जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस बंगाल राइट्स के अंदर। अब देखो ये मुद्दा हमारे लिए कहीं से कहीं तक इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला एग्जैक्टली, बस यहाँ पर 2-3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जहाँ से पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं। जी हाँ, जैसे कि एनएचआरसी हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसके बाद सीबीआई भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आप लोग अपने एग्जाम के लिए कवर करोगे। इंडियन पॉलिटी जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहले हम लोग एनएचआरसी के बारे में जानते हैं, ये क्या है ये एग्जैक्टली देख पाओगे आप लोग। अपने जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो एनएचआरसी को, क्योंकि जीएस पेपर 2 में आपका सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है स्टैट्यूटरी बॉडीज़, वहाँ से आप लोग इसको लिंक कर सकते हो। देखो एनएचआरसी ऑफ इंडिया ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो हमारे सिलेबस के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993। ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 के अकॉर्डिंग लेकर आया गया। इसके अंदर बाद में बदलाव कर दिया गया है 2006 के अंदर, ये ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। और एक तरीके से जो भी ह्यूमन राइट्स है, मानव के अधिकार हैं, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा कमीशन वर्क करता है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसको 25 साल हुए थे 2018 में, तब भी यहाँ पर इसकी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करी गई है। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसको बोला जाता है वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि कंट्री के अंदर मान लो जो भी मानव है, ह्यूमंस हैं, उनके बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे कि राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिग्निटी, तो ये सारे राइट्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट्स क्या है, तो यहाँ पे देखो यूएन की डेफिनेशन है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ह्यूमन राइट्स वही बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलता है। ह्यूमन राइट्स के अंदर राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, और एक तरीके से गुलामी वगैरह कोई किसी की ना करे, ठीक है, राइट आप कह सकते हो टॉर्चर से फ्रीडम रहे सबको, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, आप लोग खुल के जो एक्सप्रेस कर सको, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस एनएचआरसी के अंदर देखने को मिलती हैं। अब जो एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो कमीशन है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कौन कौन होता है। तो एनएचआरसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, यहाँ पे आपको चेयरमैन भी देखने को मिलेगा, प्लस और बहुत सारे मेंबर्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि इस चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट जो है इस चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं, इसके बारे में ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बाकी सारे मेंबर्स हैं उसके लिए कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, तो कमेटी के थ्रू बाकी सारे मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाता है।
ये हो गया काम। अब ये जो चेयरमैन है या फिर जो मेंबर्स हैं एचआरसी के, इनको अपॉइंट किया जाता है 5 साल के लिए, ठीक है। 70 साल तक यहाँ पर इनकी मैक्सिमम एज होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देन उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आप सॉरी यहाँ पे एक टॉपिक आपको सीबीआई देखने को मिलेगा। और सीबीआई अभी पिछले 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप लोग लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें पूरा का पूरा चैप्टर है। तो सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल पढ़ा था, तो मैंने आपको यहाँ पर ये भी दे दिया है। ये आपका जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेरियस टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपको मालूम होगा हाल ही में एक नए सीबीआई अपॉइंट हुए हैं, डायरेक्टर सीबीआई के अपॉइंट हुए हैं एसके जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। तो उनकी वजह से आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। तो अब बात करते हैं हम लोग सीबीआई के बारे में। सीबीआई को सेटअप किया गया था 1963 में, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और यहाँ पे सीबीआई आज के टाइम पर किसके अंडर में आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कौन करता है? वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। लेकिन ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सन, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंडर में आपको आता हुआ नजर आएगा। देखो, सीबीआई को एस्टेब्लिश किया गया था, क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशन आया था किसके द्वारा? जो संतनम कमेटी थी उसने यहाँ पर रिकमेंड किया कि देखो जो करप्शन वगैरह है उसको रोकना होगा। तो करप्शन को रोकने के लिए यहाँ पर सीबीआई को बनाया गया था। सीबीआई कोई स्टेटरी बॉडी नहीं है, ध्यान रखना है। ये अपना काम करती है। जो इसकी पावर्स है वो कहाँ से आती हैं? पावर्स आती हैं दिल्ली स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीबीआई की जो मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सीबीआई का जो मेन आप कह सकते हो कि एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की। और उसके बाद यहाँ पर एक असिस्टेंस वगैरह भी प्रोवाइड करवाती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, जो भी यहाँ पर नज़र वगैरह रखते हैं ये लोग भी। तो क्या है, देखो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सीबीआई है इसका मेन काम क्या है? जो करप्शन वगैरह है ना, इसको यहाँ पर एक तरीके से रोकना, जो भी करप्शन हो रहा है तो इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं टैकल करता है। जो सीबीआई है इसको हेड करा जाता है एक डायरेक्टर के द्वारा। और सीबीआई के अंदर आप जो भी जुरिस्डिक्शन या फिर इन्वेस्टिगेटिव ऑफेंसेस वगैरह देखोगे, ठीक है, मतलब कि सीबीआई के पास कहाँ कहाँ पर पावर्स है। तो आप देख सकते हो लगभग 69 सेंट्रल लॉज के रिगार्डिंग सीबीआई जो है वर्क कर सकता है। उसके बाद 18 स्टेट एक्ट हो गए और 231 ऑफेंसेस हो गए जो कि आईपीसी के अंडर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ सभी पर इन्वेस्टिगेट करता हुआ नजर आता है सीबीआई। ओके, और उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने मीटिंग करी घनी के साथ। घनी कौन है? वो है अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी, ठीक है। अब यहाँ पर मीटिंग के अंदर चर्चा यही है कि तालिबान की जो सिचुएशन है उसको यहाँ पे संभाला जाए, क्योंकि आज के टाइम पर आपको मालूम ही है अफगानिस्तान के अंदर क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ओके, तो उसी को लेकर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। ये आर्टिकल आपको आगे भी देखने को मिलेगा, तो आगे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे ही। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप लोग को एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने पिछला वाला प्रीलिम्स का पेपर देखा होगा तो हिस्ट्री के वही वाले इवेंट्स पूछे गए हैं जो कि अक्सर न्यूज़ में थे, ठीक है। ज़्यादातर इवेंट्स वही थे जो कि न्यूज़ में लगातार कवर करे गए थे। तो यहाँ पर भी एक इवेंट ऐसा है जो कि न्यूज़ में कवर करा जा रहा है, 2 बार कवर कर चुका है, ये तीसरी बार कवर किया जा रहा है पिछले 1-1.5 महीने में। तो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, हमारे तो नहीं कह सकते, दिल्ली के जो सीएम है, इन्होंने अपील करी है किससे? सेंटर से, सरकार से अपील करी है कि वो अवार्ड दें भारत रत्न। किसको? बहुगुणा को। बहुगुणा जी की अभी डेथ हुई थी, आपको मालूम होगा, इस वजह से ये न्यूज़ में थे। तो यहाँ पर क्या है कि जो सुंदरलाल बहुगुणा है इनको यहाँ पर एक अवार्ड मिलना चाहिए, भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। उसके लिए अपील करी गई है। ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, इन्होंने एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने, आप कह सकते हो, इनको सपोर्ट किया। बहुत सारे लोग जो है इनसे इंस्पायर भी हैं। अब यहाँ पर कहना यह है कि जो बहुगुणा जी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी एक लीडर थे चिपकू मूवमेंट के। जो चिपकू मूवमेंट है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चिपकू मूवमेंट के लीडर थे, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने जो प्रोटेक्शन है एनवायरमेंट को वो काफ़ी हद तक प्रोवाइड करवाई है। तो उसके लिए यहाँ पर ये बोला गया है कि इनको भारत रत्न अवार्ड देना ही चाहिए। अब यहाँ पे चिपकू मूवमेंट क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टॉपिक आपको देखने, जीएस पेपर 3 के अलावा जीएस पेपर 1 हिस्ट्री से भी आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक आप कंजर्वेशन हो गया, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन हो गया, और हिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स हैं वहाँ से रिलेट कर सकते हो। चिपकू मूवमेंट के बात करें तो एक नॉन वायलेंट एजिटेशन था, मतलब कि एक ऐसा प्रोटेस्ट जो कि बिना हिंसा था, ठीक है। बिना हिंसा के प्रोटेस्ट यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। और आप कह सकते हो उत्तराखंड के अंदर यहाँ पे सारी चीज़ें शुरू हुई थी, ठीक है। जो आज के टाइम पर उत्तराखंड है, पहले ये उत्तर प्रदेश का चमोली डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, 1973 की बात थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये चिपकू मूवमेंट है, ठीक है, आप कह सकते हो जो ये नेम है मूवमेंट, इसका चिपकू नाम क्यों दिया गया है? चिपकू मतलब पेड़ से चिपक जाना। तो क्या हुआ था, यहाँ पे पेड़ से चिपक जाते थे ताकि पेड़ को एक प्रोटेक्ट, जब भी कोई पेड़ को काटने आता था तो पेड़ से सभी लोग यहाँ पे चिपक जाते थे ताकि पेड़ को एक प्रोटेक्शन दी जा सके। तो पेड़ को क्या करते थे, गले लगा लेते थे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर इसका नाम पड़ा है चिपकू मूवमेंट। आपको इसके बारे में ध्यान देना है। ओके,
तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यानी फॉरेस्ट वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। और ये थे भी एक एनवायरमेंटलिस्ट, तो इन्होंने यहाँ पे पूरी तरह से प्रोटेक्शन देने की कोशिश करी है और साथ ही साथ बड़ी जीत हासिल भी करी थी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आप कह सकते हो जो भी काटने वाले थे फॉरेस्ट को, उन्होंने यहाँ पर रोक भी लगाई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर उसके बाद फॉरेस्ट को काटना थोड़ा सा कम हुआ था उस टाइम पर जब ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो ठीक है, तो यहाँ पर इनका कहना यह था कि जो भी ट्रीज़ को काटा जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बैन लगाया जाए। खासकर आप कह सकते हो जो भी एक अच्छे हेल्दी ट्रीज़ है उनको तो काटने से रोका ही जाए तो ही ज़्यादा बेटर होने वाला है। ओके, देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करता है ड्रोन के रिगार्डिंग नए रूल्स आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अभी ड्राफ्ट रिलीज़ हुआ है, इस ड्राफ्ट के रिगार्डिंग सजेशन जाएंगे, कंसल्टेशन चलेगा, बातचीत चलेगी। अगस्त 15 तक यहाँ पर सिर्फ बातचीत चलने वाली है। देन उसके बाद ही यहाँ पर ड्राफ्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर एक्ट बनेगा। अभी के लिए जो है यहाँ पर आप कह सकते हो गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ एक ड्राफ्ट ड्रोन रूल्स 2021 को रिलीज़ किया है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए, पब्लिक आपस में यहाँ पर कंसल्ट करे इस ड्रोन रूल्स को लेकर। ड्रोन क्या होता है आप लोग समझ जाते होंगे। ये ड्रोन इसको जिस प्रकार का देखने को मिलता है जो कि सर्विलेंस वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट अभी आपको मालूम होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ड्रोन अटैक भी हुआ था, तो वो हाँ वही ड्रोन है। ओके, नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जो ये ड्रोन रूल्स हैं, अब यहाँ पे काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे रिसर्चर्स वगैरह के लिए जो भी यहाँ पे आप कह सकते हो नंबर ऑफ अप्रूवल्स पहले चाहिए थे, अब यहाँ पे अप्रूवल्स वगैरह कम कर दिए गए। रिसर्च हो गई, डेवलपमेंट हो गई, इसके ऊपर अब ज़्यादा वर्क किया जाएगा रिगार्डिंग दिस ड्रोन। उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने थर्सडे में इन ड्राफ्ट ड्रोन्स रूल्स 2021 को रिलीज़ किया है और 5 अगस्त तक, सॉरी मैंने 15 बोल दिया, 5 अगस्त तक जो है पब्लिक कंसल्टेशन चलता रहेगा। और जो ये रूल है ये रिप्लेस करने वाले हैं पुराने वाले रूल को। पुराने वाले रूल का आपको नाम मालूम होगा, वो है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021। तो इसको एक तरीके से रिप्लेस करेगा। अब यहाँ पर इंटेंट यानी कि मकसद यही है कि जो भी रूल्स हैं ये इसको एक यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए, जो भी ड्रोन का इस्तेमाल करे उसको यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए। ड्रोन के रिगार्डिंग रिसर्च हो गई, डेवलपमेंट हो गई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इनफैक्ट इंडिया के अंदर ड्रोन की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, क्योंकि आज के टाइम पर ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इंडिया को एक ड्रोन हब बनाने की भी यहाँ पर बात करी गई है, क्योंकि प्रोडक्शन भी हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे। ड्रोन्स आज के टाइम पर आप कह सकते हो बहुत बड़ी टेक कंपनीज होने वाली हैं आने वाले टाइम पर, तो एक रिवॉल्यूशन ला सकता है और इसकी वजह से यहाँ पर इंडिया को भी काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। इंडिया जो है जिस तरीके से यहाँ पर ड्रोन्स वगैरह को रिगार्डिंग रिसर्चेस वगैरह पे काम करेगा, प्लस आप कह सकते हो कि इसके लिए पहले बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह हुआ करते थे, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कम से कम किया गया है ताकि जो है इस पर रिसर्च एनालिसिस ज़्यादा हो और साथ ही साथ इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। ठीक है, जो मोस्ट ड्रोन्स हैं उनके लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर की ज़रूरत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे होगा भी यही कि आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस दिया जाएगा, ठीक है, कितना लायक है वो चलने के लिए। और उसके बाद एक रिमोट पायलट लाइसेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी ड्रोन्स के लिए। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग देख सकते हो। जो नए रूल्स आने वाला है उसके अंदर बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। जो रिसर्च और डेवलपमेंट है वो भी यहाँ पर आप कह सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है इस ड्राफ्ट के अंदर, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि इंडिया के अंदर इसकी जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग है उसको पूरी तरह से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पर इंपोर्ट वगैरह करते हैं हम लोग ड्रोन्स, तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी है वो कम होगी। हम लोग अपनी कंट्री के अंदर ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, प्लस हम लोग जब अपने कंट्री के अंदर बना लेंगे तो हम लोग इन ड्रोन्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आता है एक छोटा सा आर्टिकल जिसमें चर्चा हो रही है 2 मिलियन इंडियन अकाउंट्स को बैन किया गया है मई और जून के टाइम पर, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। आपको मालूम होगा जो अकाउंट्स को बैन किया गया है वो आईटी रूल्स 2021 के रिगार्डिंग बैन किया गया है, क्योंकि हमारी सरकार बोलती है कि जो भी यहाँ पे फेक अकाउंट्स हैं या फिर कोई फेक मैसेज फैला रहा है, फेक कंटेंट दे रहा है, तो उनके अकाउंट्स को बैन होना चाहिए। तो लगभग 2 मिलियन इंडियन अकाउंट्स हैं जिनको बैन किया गया है। तो आपको ध्यान देना है, ये व्हाट्सएप का स्टेटमेंट है। 2 मिलियन इंडियन अकाउंट्स बहुत होते हैं ये, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो काफ़ी हार्मफुल था। तो 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में इन अकाउंट्स को कर दिया गया है बैन। ओके, हमारा टॉप का फोकस यही है, ऐसे यहाँ पे बोला गया है कि ये जो हार्मफुल चीज़ें हैं इनको प्रिवेंट करना, इनके ऊपर रोक लगाना। साथ ही साथ बोला ये भी जा रहा है 2 मिलियन अकाउंट्स को बैन करने के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे ग्रीवेंसेस को रिसीव किया है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं इनके पास और बहुत सारी कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग इन्होंने स्टेप्स भी उठाए हैं। ठीक है, बहुत सारी कंप्लेंट्स को रिजॉल्व भी किया है, ऐसा यहाँ पे आप देखने को मिलेगा। मतलब कि जो आईटी रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आज के टाइम पर फॉलो करना शुरू हो गए हैं। ओके, यहाँ पे आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हो। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या इंपॉर्टेंट, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 1 पर भी आपने अभी छोटा सा आर्टिकल देखा था, वो यही वाला था
कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, यहाँ पर इन्होंने मीटिंग करी है घनी के साथ, जो कि आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पर इन्होंने जो डिस्कशन है दोनों का, वो डिस्कशन हुआ है तालिबान को लेकर। ठीक है, तो तालिबान की सिचुएशन आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर कर चुका है, बहुत सारे बॉर्डर्स पासिंग, बॉर्डर्स क्रॉसिंग, बहुत सारी जगह पर कैप्चरिंग हो चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पे आप कह सकते हो चिंता वाली बात यह है कि इसकी जो कैप्चरिंग है वो बढ़ती जा रही है। ये लोग काबुल की साइड पर बढ़ रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है। अगर वहाँ पर ये लोग कब्जा लेते हैं तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं सिचुएशन खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद काफ़ी हद तक अफगानिस्तान जो है तालिबान के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि बोला ये है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कि जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो कि यूएसए के यूएस और नेटो के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने बरग्राम एयर बेस से जो है पुल आउट किया है, तब से जो है सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती हुई नज़र आएगी। प्लस हम लोगों ने कल भी देखा था कि जो जॉर्ज बुश थे, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएस के, उनका भी कहना यही है कि देखो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है यूएस से कि जो यूएस ने ट्रूप्स जो है ऐसे यहाँ पे विड्रॉ कर लिए हैं। कुछ ना कुछ और भी पक्का ठोस सोल्यूशन लेकर आना चाहिए था, ताकि जो है इन सब चीज़ों को रोका जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अभी के लिए कोई ऐसा यूज़ नहीं देखने को मिलेगा। अभी के लिए सिचुएशन काफ़ी ख़राब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ओके, उसी के साथ यहाँ पर बोला है जो मिस्टर जयशंकर साहब हैं, इन्होंने प्रॉमिस किया है कि इंडिया का जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो अफगानिस्तान तक लगातार जाएगा। इंडिया का जो है अफगानिस्तान को लगातार सपोर्ट करेगा। अभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि 1,50,000 टन जो वीट हैं वो प्रोवाइड करवाने की बात करी है, एज अ गिफ्ट देने की बात करी है, क्योंकि आज के टाइम पर अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे क्राइसिस हो रहे हैं। तो इंडिया लगातार यहाँ पे हेल्प करता हुआ खड़ा हुआ है अफगानिस्तान की। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आता है यहाँ पर, ये वनडे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर एक पर्सनैलिटी है, गिरा साराभाई नाम है इनका, इनकी डेथ हो गई है, उसी वजह से ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी न्यूज़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। बोला जाता है कि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया है। अब इंस्टीट्यूशंस लाइक जो फैशन डिज़ाइनिंग का आपने नाम सुना होगा, जो फैशन डिज़ाइनिंग को प्रमोशन देने वाली यही महिला थी, इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट किया था इन चीज़ों को। तो एक तरीके से को फाउंडर थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की, और जो डिज़ाइनिंग वगैरह है इन्होंने ही शुरू कर थी। अहमदाबाद के अंदर ये पहली बार इंस्टीट्यूट खोला गया। ठीक है, जो डिज़ाइन वाली एजुकेशन इंडिया के अंदर उसको प्रमोशन मिला है इन्हीं के माध्यम से। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में। एक तरीके से जो फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर है इसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, ऐसा बोला जाता है। इन्होंने अपने भाई के साथ जो गौतम साराभाई इनके साथ मिलकर बहुत सारी मतलब इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया है, और एक तरीके से जो डिज़ाइन एजुकेशन है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया है। और अपने दोनों भाई को दो भाई हैं इनके, तो दोनों भाइयों के साथ मिलकर उन्होंने बहुत कुछ किया है। साथ ही साथ एक म्यूज़ियम वगैरह को भी यहाँ पर सेटअप किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर और भी अदर बिजनेसेस थे जहाँ पर इन्होंने फॉलो करे उन चीज़ों को भी। और आप कह सकते हो कि अहमदाबाद को एक टाइम पर जो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बोला जाता था। ठीक है, तो अहमदाबाद को यहाँ पे बोला जाता था, तो क्योंकि यहाँ पर इनका भी बहुत बड़ा योगदान था। टेक्सटाइल म्यूजियम और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर दिया था इन्होंने उस वाले एरिया में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया सरकार को रिगार्डिंग द सेडिशन लॉ। ठीक है, तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया पेज नंबर 1 के ऊपर। लेकिन अब यहाँ पर ये वाला आर्टिकल बात करता है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, साथ ही साथ आप कह सकते हो कि चाइनीज़ काउंटर पार्ट है, नाम है वांगी। ठीक है, यहाँ पे वांगी ये हैं और दूसरे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। दोनों के बीच में यहाँ पे चर्चा हुई है। अब यहाँ पर दोनों के बीच में चर्चा इंडिया और चाइना के रिलेशंस को लेकर हुई है। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे ये बोलते हैं कि आज के टाइम पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर सिचुएशन आपको सुधरी हुई नज़र नहीं आएगी। जो रिलेशनशिप है एक तरीके से वो हमारा काफ़ी बेकार हो चुका है, मतलब इंडिया चाइना का दोनों का, ये चीज़ आप लोग देख पाओगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो आप कह सकते हो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है वांगी, इनका कहना यह है कि जो भी बॉर्डर्स एरियाज़ वगैरह हैं वहाँ पर लगातार आप कह सकते हो कि एक तरीके से जो भी एक सेकंड गाइस, यहाँ पर एक चीज़ मिस हो रही है, वो क्या है? हाँ, इनका कहना यह है कि जो भी बॉर्डर इशू है वो एक अप्रोप्रिएट पोजीशन पर होना चाहिए जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है। चलो अभी डिस्कस करते हैं आगे। देखो जो एलएसी क्राइसिस है ये इनकी वजह से रिलेशंस दोनों कंट्रीज़ के ख़राब हुए हैं, ऐसा हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का कहना है। तो आज के टाइम पर ज़रूरत यह है कि जो मेंटेनेंस है पीस की, यानी कि शांति वगैरह बनाई जा सके बॉर्डर एरियाज़ में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सारे एरियाज़ में तो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एरियाज़ में जैसे कि डेपसंग हो गया, डेम चौक, गोगरा हो गया, हॉट स्प्रिंग हो गया, यहाँ सभी जगह पर भी अभी भी डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे।
आपको मालूम होगा थोड़े टाइम पहले यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हुआ था पेंगोंग लेक पर। ठीक है, डिसएंगेजमेंट होने के बाद भी काफ़ी क्राइसिस देखने को मिलते हैं। चाइना अपना लगातार बॉर्डर की साइड इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता जा रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसके बदले में जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट है मिस्टर वांग ही, इनका कहना यह है कि देखो चाइना अपना व्यू ये रखता है कि जो बाउंड्री है वो एक अप्रोप्रिएट पोजीशन में होनी चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, और दोनों के रिलेशंस जो है बायलैटरल रिलेशंस अच्छे भी होने चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहना है। लेकिन जब तक ऐसी सिचुएशन रहेगी, जब तक चाइना जो है ऐसी हरकतें करता रहेगा, बार बार बाउंड्रीज़ के अंदर, बार बार बॉर्डर्स में एंटर करता रहेगा ज़बरदस्ती, तो तब तक यहाँ पर रिलेशंस कैसे मेंटेन हो जाएंगे, ये सब चीज़ें आप लोग अपनी तरफ से देख सकते हो। ठीक है, तो आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो रिलेशंस कहीं ना कहीं ख़राब हैं और ख़राब चल ही रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। ठीक है, अब ये वाला आर्टिकल जो है अगेन आपको एडिटोरियल पर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ देने वाला हूँ जो कि हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे बात करी गई है, नोटिस इशू किया गया है 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। यहाँ पे अब 3 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका नाम ये सब क्या है, ये सब आपको जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत यह है ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़े हुए हमें हो गया है काफ़ी टाइम। तो एंटी डिफेक्शन लॉ एग्जैक्टली क्या है, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये 10th शेड्यूल के अंदर इंसर्ट किया गया था हमारे संविधान में 1985 के अंदर। लेकिन यहाँ पे कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था, वो था 52nd अमेंडमेंट एक्ट। उसके माध्यम से एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया था। डिफेक्शन मतलब होता है दल बदली जो देखने को मिलती है एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, एक कोई भी व्यक्ति है एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में पहुंच जाता है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर ना देखने को मिले। ये जो डिफेक्शन है इसको दल बदली भी बोलते हैं, तो ये डिफेक्शन ना देखने को मिले, उस वजह से यहाँ पर ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। और इसके अंदर जो भी व्यक्ति यहाँ पे बार बार पॉलिटिकल पार्टी अपनी चेंज करता है उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो लेजिस्लेटर है उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब जैसे मैंने बताया दल बदली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ये लॉ अप्लाई होता है बोथ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों पर। ओके, देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो और क्या है हमारे लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट, पेज नंबर 10 पर आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आपको कोरोना से देखने को मिलेगी। कहीं पर लॉकडाउन बढ़ गया और कहीं पर केसेस बढ़ गए, तो ऐसी यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को स्किप कर सकते हो क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं पेज नंबर 11 की तरफ, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला आर्टिकल आप यहाँ पे आप देख पाओगे, चाइना ने अपनी एक टीम भेज दी है पाकिस्तान में ताकि जो ये बस ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके ऊपर जांच पड़ताल हो। आपको मालूम होगा कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पर एक बस है, बस वहाँ पे ब्लास्ट हो गया या उसमें गैस लीक हो गया, हमें कुछ नहीं मालूम, क्योंकि पाकिस्तान ये बोल रहा है कि उस बस के अंदर गैस लीक हुआ था और दूसरी तरफ चाइना बोल रहा है यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे नुकसान हुआ है बस को। अब ये बस के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि बस के अंदर बहुत सारे चाइनीज़ थे, चाइनीज़ इंजीनियर थे बहुत सारे, जो कि एक डैम को रिपेयर करने जा रहे थे। ठीक है, तो उनकी जान गई है, उसी वजह से यहाँ पर चाइना जो है अपना एक इन्वेस्टिगेशन भेज रहा है। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया जाएगा, तो एक टीम वगैरह भेजी जा रही है और फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्या ये बॉम्ब अटैक हुआ है या फिर हुआ है ये एक गैस लीक। दोनों के अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, तब क्लियर होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा हो रही है, तालिबान ने ऑफर किया है। यहाँ पर एक तरीके से तालिबान ने अपनी तरफ से एक सीज फायर ऑफर कर दिया। अभी आप कहोगे सीज फायर, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, ये लोग जो भी दंगा कर रहे हैं आज के टाइम पर ये बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बदले में मांग है एक। अब यहाँ पे सीज फायर कर तो देंगे, एक 3 महीने के लिए यहाँ पर सीज फायर ऑफर कर देंगे, लेकिन उसके बदले में यहाँ पर इनको जो अपने 7,000 इंसर्जेंट प्रिजनर्स हैं जो कि जेल के अंदर हैं वो वापस से चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये आप कह सकते हो ऐसा बोला गया इनके द्वारा। और उसके साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिमांड यहाँ पे बोली जा रही है बहुत सारे लोगों के द्वारा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मांग करी है। जैसे कि आप कह सकते हो कि इन्होंने अपने लगभग 7,000 इंसर्जेंट प्रिजनर्स जो हैं वो मांगे हैं। उसके बाद जो अफगान गवर्नमेंट निगोशिएटर हैं आप कह सकते हो उन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके अलावा और क्या क्या मांग करी है। इसके अलावा इन्होंने ये डिमांड करा है जो भी इनके लीडर्स का नाम आप देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन की ब्लैक लिस्ट के अंदर, यूएन ब्लैक लिस्ट के अंदर इनके बहुत सारे लीडर्स का नाम है, उन सब के नाम को हटाया जाए, ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट आप देख सकते हो। मतलब कि पूरी तरह से कंट्रोल एक तरीके से मिल जाएगा अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो।
अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वहाँ की अफगानिस्तान गवर्नमेंट कैसे इसको रिएक्ट करेगी या फिर कैसे इन चीज़ों को क्लियर करेगी। यहाँ पे होता है सीज़ फायर ऑफर, ये सीज़ फायर ऑफर के रिगार्डिंग रिएक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, ये अभी हम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। फिलहाल अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह प्रकार की डिमांड करी गई है। देखते हैं कब तक यहाँ पर ये सीज़ फायर होगा एग्जैक्टली या नहीं होगा। फिलहाल मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे बहुत ऐसी डिमांड करी गई है कि यूएन के अंदर से तालिबान के जो भी लीडर्स हैं जिन्होंने काफ़ी हुड़दंग मचाया था, उनके ब्लैक लिस्ट में से नाम निकलवाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ आएंगे। और यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल है, यूएस सीनेट ने यहाँ पे वोट किया है कि आप लोग जो है जो चाइना का जिंजियांग वाला रीजन है वहाँ से जो भी आइटम्स इंपोर्ट करे जाते हैं यूएस के अंदर उसके ऊपर लगा दिया जाए प्रतिबंध, उसके ऊपर लगा दिया जाए बैन। ठीक है, प्रतिबंध करना, सॉरी, उसके ऊपर बैन लगा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ देखने को मिलती हैं ना। यहाँ पर क्या है, एक लेटेस्ट मूव है ये, जहाँ पर आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। उसके पीछे का आपको रीज़न मालूम है? मतलब कि जो यूएस है ऐसा क्यों कर रहा है, जो चाइना का जिंजियांग वाला रीजन है यहीं पर क्यों ऐसा काम कर रहा है, यहीं पर क्यों ऐसा यहाँ पर जो है इसके रिगार्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है उसके इम्पोर्ट को रोक रहा है। सबसे बड़ा रीज़न क्यों है? क्योंकि बोला यह जाता है, ये बोला क्या जाता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रूव हो भी चुकी हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ का भी मानना है जो चाइना का जिंजियांग वाला रीजन है यहाँ पर होता है एक ह्यूमन राइट एब्यूज़। और ह्यूमन राइट एब्यूज़ कोई नया नहीं है, बहुत पहले से हो रहा है ह्यूमन राइट एब्यूज़। अब ये ह्यूमन राइट एब्यूज़ कौन सी कम्युनिटी के रिगार्डिंग हो रहा है? वो है उइगर मुस्लिम्स। ठीक है, जो उइगर कम्युनिटी है, जो उइगर मुस्लिम्स आपको देखने को मिलेंगे, इनके रिगार्डिंग बहुत बुरी तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पर ट्रीट करता है चाइना इन लोगों को। तो उस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ इस प्रकार के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं यूएस के सीनेट के द्वारा कि आप जो भी प्रोडक्ट यहाँ से इंपोर्ट किया जाएगा उसके ऊपर लगा दो बैन। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें सुधरेंगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग नहीं मानते। देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। अब जो ये मुस्लिम, इनको इतना परेशान किया जाता है, यहाँ पर आप कह सकते हो जो उइगर मुस्लिम्स हैं इनको अपनी कुरान नहीं पढ़ने दी जाती, साथ ही साथ अपनी जो बियर्ड है वो ग्रो नहीं करने दी जाती, और भी बहुत सारे यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं इनके प्रति। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ओके, नाउ आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल को। तो पहला आर्टिकल आप देख पाओगे इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग है। अब यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करने वाले हैं एडिटोरियल सेक्शन पर। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ बता रहा हूँ, वो यह है कि देखो आज के टाइम पर अभी यहाँ पर आरबीआई का अभी जो महंगाई है वो काफ़ी बढ़ गई है। फिलहाल तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ कि अभी आपको मालूम होगा जो इन्फ्लेशन है, चाहे वो सीपीआई हो डब्ल्यूपीआई हो, दोनों ही काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गए हैं। और अभी हमने पिछले कुछ दिनों आर्टिकल कवर भी किया था, जो इन्फ्लेशन है वो 6% से ज़्यादा ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुका है, जो कि आप कह सकते हो कि जितना 6% से कम होना चाहिए था, बट यहाँ पर 6% को क्रॉस कर चुका है। इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ चुका है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि अभी यहाँ पे एक आप कह सकते हो कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो ये इन्फ्लेशन है कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाएगा 2021-22 के थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वार्टर में क्या होगा। तो ऐसा यहाँ पर एक प्रेडिक्शन सा किया जा रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं है। चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। अच्छा हाँ, आज का आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में हमने आज ज़्यादा कलाकारी नहीं करी है ठीक है, टाइम नहीं था इतना तो कलाकारी नहीं कर पाए ज़्यादा। तो डायरेक्टली यहाँ पे जो सेडिशन वाला आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा ना, उसी से रिलेटेड वो थंबनेल बना रखा है। ठीक है, कोशिश करूँगा कि इस प्रकार की थंबनेल लेकर आया जाए। ठीक है, वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है यार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब आते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, दैट इज़ एडिटोरियल सेक्शन। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज के हमारे 3 एडिटोरियल बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक हो जाता है इसके नीचे ये वाला। ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या है एग्जैक्टली इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले तो आप ये वाला आर्टिकल समझो। आपको मालूम होगा जो स्टैन स्वामी है, इनके रिगार्डिंग मैंने आर्टिकल कवर किया था। फादर स्टैन स्वामी अभी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। बोला यह जाता है जो भीमा कोरेगांव केस था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब लोग बाद में इकट्ठा हुए थे भीमा कोरेगांव केस को मार्क करने के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ था और उसके पीछे इनकी एक हेट स्पीच थी, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, अभी देखो इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे क्या है एग्जैक्टली। अभी यहाँ पे आर्टिकल में कहना यह है कि आपके पास जो ये ऑथर, इनका कहना यह है कि देखो आज के आपके पास एक ऑडिट सिस्टम होना चाहिए ताकि केस को अच्छे से रिव्यू किया जा सके। क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि स्टैन स्वामी के रिगार्डिंग गलत केस लगा, इनकी डेथ हो गई है ना इस वजह से। ठीक है, तो क्योंकि इनकी डेथ हो गई इस वजह से ये चर्चा में भी थे। तो बोला जा रहा है कि आप लोगों को केसेस को अच्छे से रिव्यू करना पड़ेगा, जुडिशरी को थोड़ा सा अच्छे से काम करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जुडिशरी की मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी। कल काफ़ी लंबे समय से केस खिंचता हुआ आ गया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मुद्दा क्या है, इसको हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहले देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक हुआ था भीमा कोरेगांव केस। ठीक है, भीमा कोरेगांव केस
अब ये भीमा कोरेगांव क्या था उसको समझेंगे, फिर उसके बाद आपको जड़ से चीज़ें समझ में आएंगी। ये जो भीमा कोरेगांव बैटल थी, ठीक है, युद्ध हुआ था, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो बैटल है, युद्ध लड़ी गई थी किसके अंदर, भीमा कोरेगांव के अंदर। भीमा कोरेगांव गाँव आपको देखने को मिलेगा पुणे के अंदर, और आप लोग कह सकते हो कि वहाँ पर जो उस गांव में, वहाँ पर जो लड़ाई लड़ी थी किस किस के बीच में, पेशवा फोर्सेस और साथ ही साथ जो ब्रिटिशर्स हैं उनके बीच में ये लड़ाई करी गई। और कब है, तारीख है 1 जनवरी 1818, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पहली चीज़ तो आपको जो ध्यान रखनी है वो यही है, 1 जनवरी 1818 में यह बैटल लड़ी गई थी भीमा कोरेगांव के अंदर पेशवा फोर्सेस और ब्रिटिशर्स के बीच में। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी थी ना, ब्रिटिश आर्मी में आपको दलित सोल्जर्स देखने को मिलेंगे, मतलब भारत के ही लोग थे, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी के अंदर दलित सोल्जर्स क्यों चले गए, क्योंकि आपको मालूम होगा, ठीक है, जो अपर कास्ट वाले लोग थे वो पेशवा फोर्सेस के अंदर थे, और जो दलित सोल्जर्स थे ये आपको पता होगा लोअर कास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो क्या होता था कि जो ये अपर कास्ट वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं इंसल्ट करते थे, ठीक है। जो महार कम्युनिटी हुआ करती थी, दलित सोल्जर्स हुआ करते थे, इनकी कहीं ना कहीं इंसल्ट करते थे, इनकी इंसल्ट करके इनकी जॉब वगैरह से भी निकाल दिया था। तो क्या किया दलित सोल्जर्स ने, महार कम्युनिटी ने क्या किया, जाकर ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया, और फिर ब्रिटिश आर्मी के अंदर ज्वाइन करने के बाद इन्होंने लड़ाई करी किससे, पेशवा से। तो पेशवा से लड़ाई करने के बाद आप कह सकते हो उन्होंने जीत भी हासिल कर ली। उसी वजह से इस बैटल को, भीमा कोरेगांव बैटल को बोला जाता है ये एक जीत है किसके ऊपर, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो जातिवाद को लेकर आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन होता था, ऊंची जाति नीची जाति करके कोई ऐसे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव देखने को मिलता था। तो फिर इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप कह सकते हो जो ये पेशवा हैं, पेशवा को हरा दिया गया और बोला गया कि यहाँ पर ये एक जीत थी अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। साथ ही साथ ये जो बैटल था ये एक लास्ट बैटल था थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसको बार बार इसकी जो एनिवर्सरी वगैरह वो मार्क करी जाती है। काफ़ी लंबा समय हो गया, 1818 में जो है ये बैटल हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे जो स्टैन स्वामी है इनका क्या कनेक्शन है इस बैटल से, तो उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, जिनकी अभी डेथ हुई है। ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा बेस क्लियर किया है ना। आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये है स्टैन स्वामी, इन्हीं का ये पिक्चर है। अब भीमा कोरेगांव केस और स्टैन स्वामी का क्या कनेक्शन था, भीमा कोरेगांव बैटल क्या हुई है वो हमने देख लिया। अब क्या हुआ, जो 1818 में जो ये बैटल हुई थी, ठीक है, इसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि इसके रिगार्डिंग कार्यक्रम हुआ था। इसकी जो एनिवर्सरी है लगभग आप कह सकते हो कि 200 साल जैसे पूरे हो गए, तो फिर जो भी जितने भी साल पूरे हो गए तो उसको मार्क किया गया। तो यहाँ पे आप कह सकते हो सभी लोग इकट्ठे हुए थे कब, 1 जनवरी 2018 में सब लोग साथ में इकट्ठे हुए ताकि ये जो बैटल हुआ था इसको मार्क किया जा सके। वापस से दलित वगैरह लोग सब साथ में खड़े हुए ताकि यहाँ पर ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है इसको ख़त्म किया जा सके। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी। 1 जनवरी 2018 में सब लोग इकट्ठे हुए थे, कार्यक्रम चल रहा था। अब उस कार्यक्रम के दौरान यहाँ पे जो ये फादर स्टैन स्वामी थे, यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन्होंने एक स्पीच दी। अब उस स्पीच में एक भड़काऊ भाषण दिया। भड़काऊ भाषण देने के बाद यहाँ पे आप कह सकते हो कि इनके ऊपर आरोप भी लगा था, लेकिन उस भड़काऊ भाषण की वजह से वो जो भीड़ इकट्ठी थी वहाँ पर उनमें एक हिंसा क्रिएट हो गई, ठीक है। लोग भड़क गए और बहुत ज़्यादा बवाल मचा, वायलेंस क्रिएट हुआ, और यहाँ पे बोला जाता है एक की मौत भी हो गई थी इसके अंदर, और बहुत सारे लोग घायल हुए थे। फिर यहाँ पर इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। इनके ऊपर 8 अक्टूबर 2020 में जो एनआईए है, एनआईए ने यहाँ पर स्टैन स्वामी को यूएपीए के अंदर गिरफ्तार किया। उसके बाद 10 अक्टूबर 2020 को मुंबई की जो विशेष अदालत है उसने यहाँ पर स्टैन स्वामी को पेश किया। फिर 23 अक्टूबर को यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्टैन को तलोजा जेल में भेजा। फिर 28 मई को क्या हुआ कि इन्हें अस्पताल में भर्ती किया। 28 मई 2021 की बात हो रही है, अभी थोड़े टाइम पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो 28 मई 2021 को इनको हॉस्पिटल में भेजा गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो जांच पड़ताल चली रही थी, जो है इनकी हेल्थ वगैरह भी ख़राब थी, तो हेल्थ के ऊपर काम चल ही रहा था। लेकिन हुआ क्या कि देखो इनकी डेथ हो गई है। बोला जाता है इनको प्रॉब्लम्स वगैरह भी थी, पार्किंसन डिजीज़ वगैरह देखने को मिलती थी, मतलब भूलने वगैरह की बीमारी थी, ऐसा बोला जाता है। तो अभी तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑथर के द्वारा कि आपको केस को सही से रिव्यू करना चाहिए था, क्योंकि वो व्यक्ति बीमार भी था जिसकी डेथ हुई है, उसको भूलने वगैरह की बीमारी भी थी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला ही जाता है स्टैन स्वामी को किसने मारा। तो देखो हाई कोर्ट से यहाँ पर इन्होंने कहा था कि देखो जेल में जो इनकी स्वास्थ्य सुविधाएँ वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, इनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहिए। एनआईए ने कहा
देश को अस्थिर करने में इन्होंने साजिश रची थी। ठीक है, सबके अलग अलग यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो है इनकी डेथ हो गई है और उसी वजह से यहाँ पर ये व्यक्ति आपको न्यूज़ में देखने को मिलेंगे। तो ये कौन है स्टैन स्वामी, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पूरा जो मुद्दा है यहाँ से यहाँ तक का आपको पूरा का पूरा स्टैन स्वामी का मुद्दा समझाया गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। ओके, नाउ ये क्या क्या हुआ था। 8 अक्टूबर यूएपीए के अंदर चार्ज करे गए। ठीक है, तो भी जहाँ पे जो एनआईए के अंदर चार्ज करे गए, जो भी चीज़ें हैं वो सब हम लोगों ने अभी देख ली हैं। फिर उसके बाद 28 मई को मैंने अभी आपको बताया हॉस्पिटल में एडमिट करे गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। हमने अलग से इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर देख लिया है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बात करते हैं। यहाँ पे चर्चा हो रही है इंडिया और चाइना के बारे में। तो आपको मालूम होगा जो हमने अभी डिस्कस किया है कि दोनों के बीच में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, साथ ही साथ जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट हैं वांगी, इनके बीच में काफ़ी कुछ डिस्कशन हुआ एलएसी को लेकर कि सिचुएशन सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोगों ने तुरंत ही डिस्कस करी हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर बिल्कुल सेम आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि एलएसी पर सिचुएशन सही नहीं है, दोनों को मिलकर सुधारनी पड़ेगी, दोनों के रिलेशंस को अच्छा करना पड़ेगा। आज के टाइम पर बहुत सारे डिस्प्यूटेड एरियाज़ है एलएसी के अलावा, वो डेपसंग, डेमचौक, लोगोगरा, हॉट स्प्रिंग, ये सारे एरियाज़ जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, देखो वही बिल्कुल सेम यहीं पे चेप दिया गया है। ओके, नाउ देखो अब यहाँ पे एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो इंडिया चाइना है इसके बारे में काफ़ी बार हम लोग कुछ बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इनकी जो दोस्ती है वो शुरू हुई थी 1950 से। ठीक है, और 1950 से लेकर आज 2021 चल रहा है। तो 1950 से लेकर 2021 तक का पूरा इतिहास बहुत ही छोटे वे में मैंने आप लोग को यहाँ पर दे दिया है। इसको जाकर एक बार देख लेना। इंडिया चाइना रिलेशंस यस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1950 से यहाँ पे शुरू होता है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा दे दिया है। कोई कभी ये फिर से न्यूज़ में आएगा और आएगा ही न्यूज़ में, तो हम लोग इसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 1950 से लेकर 2021 तक के इनके पूरे रिलेशंस मैंने 2020 2021 के यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, 2021 में जो है अभी क्या हुआ है, फरवरी में डिसएंगेजमेंट हुआ है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो कंप्लीट रिलेशन है इसके बारे में एक बार रीड अप मान लेना आप लोग एक बार। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में। अभी हम लोगों ने देखा जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लगभग यहाँ पर देखो इन्फ्लेशन जो है सेट किया जाता है कितने रेट में, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्होंने यहाँ पर इन्फ्लेशन टारगेट रखा है। टारगेट है 4 + -2 का, इतना ही यहाँ पर आपका इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, महंगाई होनी चाहिए, मतलब कम से कम 2% महंगाई होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6% होना चाहिए। 6% से ज़्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जो इन्फ्लेशन रेट देखने को मिला है वो जून का, वो 6% से ज़्यादा निकल चुका है। तो आप कह सकते हो महंगाई कुछ हद से पार निकल चुकी है, ऐसा यहाँ पे देखने को मिला। और कल हमने देखा था जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। WPI भी जो इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। ये 2 डिजिट के अंदर चल रहा है, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे 12.7% यानी 12.7% तक ये WPI इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा। WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के कॉजेज़ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये कुछ स्टैटिक पोर्शंस हैं जो कि आप लोगों को क्लियर करने होंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़पेपर किस प्रकार से कवर किया जा रहा है, हर एक आर्टिकल प्लस उसके साथ जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको कवर किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर पेड मिलती हैं, आप लोग चाहकर एक बार चेक भी कर सकते हो। मैंने खुद देखा है बहुत सारी चीज़ें पेड मिलती हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो आप लोग यहाँ पर इसके ऊपर फोकस ज़रूर करना। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्फ्लेशन क्या होती है, सिंपल सा मतलब है, इन्फ्लेशन रेफर्स टू द राइज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जो महंगाई है, प्राइस का बढ़ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके प्राइस को बढ़ जाना, उनके दाम बढ़ जाना, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलेंगे। खासकर जो ये कॉमन यूज़ वाली चीज़ें हो गई जैसे फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टैपल्स और भी सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये आपका इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। ये महंगाई होती है जो भी आप कह सकते हो प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट होना, और प्राइस की गिरावट होना क्या होगा, डिफ्लेशन। बिल्कुल डिफ्लेशन होगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, देखो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है। अभी हमने देखा कि इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है, बिल्कुल। अगर ये 2% हो जाए तो, ये अगर 3% हो जाए तो क्या डिफ्लेशन होगा, मतलब महंगाई कम हो रही है। क्या डिफ्लेशन होगा, ये बिल्कुल नहीं। डिफ्लेशन कब होगा, जब माइनस में चला जाएगा तो ये डिफ्लेशन कहलाएगा, तब यहाँ पर मतलब चीज़ें सस्ती हो रही हैं। अब यहाँ पे आपको देखना यह है इन्फ्लेशन को मेजर कौन करता है भारत के अंदर, तो इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको मेजर करती है और इसके रिगार्डिंग एक MPC भी है जो कि इन चीज़ों को यहाँ पर मेजर करती हुई नजर आएगी। अभी यहाँ पर इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो मेजर किया जाता है 2 मेन इंडिसेस से। अब 2 मेन चीज़ें वो क्या है, वो है एक WPI है और दूसरा CPI है। अभी हमने देखा दोनों के बारे में चर्चा हुई है आर्टिकल के अंदर। WPI को बोलते हैं हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI को बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके,
अब यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, जो होलसेल और रिटेल प्राइसेस होता है वो चेंज होता है, मतलब कि जो थोक वाले दाम होते हैं उसके अंदर बढ़ावा देखना, उसके दाम बढ़ना, उसको बोलते हैं WPI इन्फ्लेशन। और जो CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो आप और मैं मिलकर जो भी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर उसकी प्राइस को बढ़ावा करना, उसकी प्राइस के अंदर बढ़ावा देखना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है CPI। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। अब क्या होता है, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन के मेन कॉजेज़ क्या क्या हैं, किस किस वजह से ये इन्फ्लेशन आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको देखो, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, आज भूल गया हूँ एक चीज़ बताना, वो यह है अभी हम लोगों ने न्यूज़पेपर में जितने भी नोट्स देखे हैं वो आपको न्यूज़पेपर में तो मिल ही जाते हैं, साथ ही साथ एक नोट्स वाला चैनल है दीपक यादव एजुकेशन, इसको भी ज्वाइन कर लेना, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं। अभी फिलहाल हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे इन्फ्लेशन के बारे में। देखो यहाँ पे सारे नोट्स में डेली डाल देता हूँ, ये भी यहाँ पे आप लोग जाकर देख लेना। हमने बात करनी थी कि इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या है, मतलब किस किस वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। देखो डिमांड पुल की तरफ मत जाओ, अब ये देखो डिमांड मतलब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड अगर बढ़ती भी है या डिमांड बढ़ेगी भी तो भी आपको महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी, डिमांड कम भी होगी तो भी आपको कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, डिमांड जब कम हो जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तो ज़्यादा महंगाई बढ़ती है, तो ऐसा सिचुएशन देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। तो पहला कॉज हो गया। दूसरा कॉज यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि जब सिंपल सा मतलब है कोई भी प्रोडक्शन है, आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस बना रहे हो, उसका प्रोडक्शन के अंदर जो उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है, प्रोडक्शन के अंदर पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो प्रोडक्शन के अंदर जब पैसा ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है जब वो बिकेगा वो भी ज़्यादा बिकेगा, तो जो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद एक थर्ड आता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब वर्कर्स हैं, जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, ठीक है, अब क्या है, जो भी वर्कर्स हैं उन लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी सैलरीज को मांग रहे हैं, ठीक है, अपनी वेजेस को एक्सपेक्ट करना है कि वो सैलरीज वेजेस बढ़ जाएं, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, ऑब्वियसली बात है, तो सैलरी वेजेस, ये मजदूरी है, तनख्वाह है, ये भी बढ़नी चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो जब यहाँ पर ये लोग मांग करते हैं कि इनकी सैलरीज वेजेस को भी बढ़नी चाहिए, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होता है। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। तो ये तीन एस्पेक्ट हैं, ये तीन कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल जाता है। ओके, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने आज का आर्टिकल पूरा तरह से क्लियर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आज फ्राइडे है, तो आज यहाँ पर आप देख पाओगे एक इंटरव्यू है दो व्यक्ति के बीच में। हर फ्राइडे में एक इंटरव्यू पब्लिश होता है, पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते। यहाँ पे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, आप लोग जाकर एक बार रीड कर लेना। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर बॉलीवुड एक्टर के बारे में है, दिलीप कुमार जी के बारे में, ठीक है, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, उसी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।